सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपके प्रश्न और मेरे उत्तर की श्रृंखला में जो मैं प्रश्न जिसका उत्तर देने जा रहा हूं, वो प्रश्न ऐसा आया है कि भारत को आज़ादी गांधी ने दिलाई थी या सुभाष बोस ने? महात्मा गांधी ने दिलाई थी या सुभाष बोस ने? यह चर्चा का विषय बराबर बनता रहता है और यह बहुत ही विडंबना की बात है कि इस पर विवाद अभी थम नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यह कह दूं कि अब भारत की आज़ादी की बात कर लूं, तो पहली बात है कि भारत को आज़ादी आज तक भी नहीं मिली है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारत आज भी आज़ाद नहीं है। आखिर भारत हम कहें किसे? भारत तो यहाँ की जनता और यहाँ के क्षेत्रफल, इन सबको ही तो कहेंगे। तो यहाँ की जनता आज़ाद कहाँ है? आज़ादी कहते किसे हैं? आज़ादी उसे कहा जाता है जब वहाँ के आदमी अपने जीने के लिए नियम कानून स्वयं बनाते हो। तो भारत की जनता आज़ाद कहाँ है? और इस कारण से मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व की कोई भी जनता आज़ाद नहीं है। आज़ादी की पहली परिभाषा ही है, पूरी नहीं कर रहे हैं कि हम जीने के लिए अपने कानून बनाएं, स्वयं अधिकारियों को स्वयं आदेश दें। तो यह तो हो नहीं रहा। तो राजनेता लोग बनाते हैं, हम राजनेताओं को चुनते हैं। कानून तो राजनेता बना रहे हैं, शासन तो वे चला रहे हैं, प्रशासन वे चला रहे हैं। तो हम आज़ाद किस बात के हैं? ये झूठी आज़ादी है, मैं इसे आज़ादी नहीं मानता। लेकिन अंग्रेजों से आज़ादी ही अगर भारत की आज़ादी मान ली जाए कि भाई अंग्रेज यहाँ से चले गए, उस कारण से हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो इसका भी कारण जो है यदि हम देखेंगे तो यह नहीं पाएंगे कि कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार था। किसी भी घटना के लिए कभी भी कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं होता है। हमारी यह गलत एक आदत है कि हम किसी एक व्यक्ति को उसका क्रेडिट दे देते हैं और बाकी की जो भूमिकाएं हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं और उसको नगण्य कर देते हैं, उसके महत्व को हम खत्म कर देते हैं। गांधी हो या सुभाष बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, भगत सिंह हो या और जितने भी थे, और जितने लोग जिनके नाम हम नहीं जान रहे हैं, जो कि कहीं पन्नों में दर्ज होंगे, बड़े बड़े रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए क्योंकि जिनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे वे लोकप्रिय नहीं हो पाए। तो बहुत सारे हजारों हजारों नाम तो पड़े हैं। जयप्रकाश नारायण भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, सरदार पटेल भी थे, राजगोपालाचारी भी थे, बहुत सारे लोग थे। गोखले थे, तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बहुत सारे लोग थे। तो हम कैसे यह कह दें कि किसी एक के कारण आजाद हुआ? तो किसी एक के कारण कहना जो है यह महामूर्खता है। एक सबकी भूमिका रही जिसके कारण जो है अंग्रेजों से आजादी तो नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों से आजादी मिली। अंग्रेजों से आजादी और आजादी में बहुत फर्क होता है। भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ, यह कह सकते हैं। भारत तो आजाद उस दिन होगा जिस दिन नेताओं से भी आजादी मिलेगी और यहाँ की जनता कानून बनाएगी और प्रशासन को आदेश देगी, तब मानूंगा कि भारत आजाद हुआ। उसके पहले भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ कह सकते हैं। और भारत की जो आजादी है अंग्रेजों से भी, तो उसमें एक व्यक्ति की, चाहे वो बड़े नाम क्यों ना हो, उनको क्रेडिट नहीं दिया सकता है कि उनके कारण ही हुआ। हाँ, उनकी एक भूमिका रही है, किसी की बड़ी भूमिका हो सकती है, किसी की थोड़ी छोटी भूमिका होगी,
किसी का नेतृत्व तो कुछ बड़ा होगा, बस बात इतनी होती है। तो इसलिए मैं ये नहीं किसी को कह सकता कि इसी कारण हुआ या इसी के कारण हुआ। ये सारे लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति थी जिसका परिणाम यह रहा। यह तो यहाँ के लोगों की बात हुई। अब यह भी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग ही मिलकर के आज़ाद कराए अंग्रेजों से। अंग्रेजों से आज़ादी में सिर्फ यहीं के भारतीयों की ही भूमिका थी, यह नहीं कह सकता। अंग्रेजों की आज़ादी में अंग्रेजों की भी भूमिका हो सकती है, उनकी भी कुछ भूमिका रही होगी। वे छोड़ना चाहे तभी आप छूटे भी, क्योंकि आपने उन्हें पीट पीट करके नहीं भगाया, उन्होंने पावर ट्रांसफर किया है। आप आज़ादी ले नहीं पाए थे, आपको दी गई है। तो अंग्रेजों की भी भूमिका रही है, अंग्रेजों को भगाने में अंग्रेजों की भी भूमिका रही है, इसको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो है आपने उनको भगाया नहीं, वे खुद ही चले गए, और वे खुद गए तो पावर ट्रांसफर हुआ और वहाँ के पार्लियामेंट ने पास भी किया। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो चीज़ पास हुई और वहाँ पर एक स्टेटस दिया गया, डोमिनियन स्टेटस इंडिया को, उसके तहत पावर ट्रांसफर हुआ, तो कैसे कह सकते हैं कि भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों से भारतीयों के बल पर? तो ऐसा हम नहीं कह सकते। और अंग्रेजों ने भी छोड़ा यहाँ पर, तो उसमें सिर्फ अंग्रेजों की ही भूमिका थी, यह भी नहीं कहा जा सकता। तो भारतीयों की भी भूमिका थी, अंग्रेजों की भी भूमिका थी, इसके अलावा दुनिया की भी भूमिका थी, अमेरिका की भी भूमिका थी, रूस की भी भूमिका थी, सबकी भूमिका थी, पूरे विश्व की भूमिका थी। आप देखेंगे उस वक्त वर्ल्ड वार हुआ था खत्म, और वर्ल्ड वार जो था वो इतना खर्चीला था, इतने ज़्यादा जन की और इतनी ज़्यादा धन की हानि हुई थी, इतनी ज़्यादा हथियारों की हानि हुई थी, इतना ज़्यादा उसके खिलाफ में माहौल हो गया था, उपनिवेशवाद के खिलाफ में, कि पूरे विश्व में उनके खिलाफ आक्रोश था। तो पूरे विश्व की जो मनोदशा थी वह ऐसी थी कि इनको छोड़ना था। और शासन करना कहीं पर खर्चीला हो रहा था। अगर खर्चीला नहीं होता, आय ज़्यादा होती, खर्च कम होते ना, तो इतना आसान नहीं था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना और अंग्रेज का खुद का भाग जाना यहाँ से। यहाँ बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, आय उतनी रह नहीं गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा खर्च थे, युद्ध हो रहे थे कई जगह दुनिया में, कई जगह, और विद्रोह की भी शंका थी। सुभाष बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी उसका बहुत प्रभाव था। बताते हैं करीब 20,000 सैनिक उसके मारे गए थे अंग्रेजों से युद्ध करते हुए। तो 20,000 कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं होता है। 20,000 लोग, 20,000 सैनिक वो भी छोटे मोटे नहीं होते हैं। 60,000 सैनिक की उसमें बहाली थी, और बहुत ज़्यादा भारत के भी जो सैनिक थे, बताते हैं कि मात्र 5,000 जो है के लगभग सैनिक थे जो अंग्रेज थे, और सब भारत के थे। तो अब उनको खुद भी डर लगता था कि भारत के जो सैनिक हैं पता नहीं कब विद्रोह कर दें और हम लोग सारे मारे जाएं और उनके पूरे परिवार मारे जाएं। यहाँ से लिख करके भी गया था, यहाँ जो रिपोर्ट गई थी आईएनए के बाद, तो आईएनए के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो ट्रायल हुआ था तो उसमें सज़ा नहीं दी गई थी ऐसी कि फांसी की सज़ा हो जाए, छोड़ दिया गया था डर से। यहाँ से रिपोर्ट गई थी और यहाँ के लोगों ने भी, अंग्रेजों ने भी लिख लिख के दिया था कि अगर सजा दी गई तो इतना आक्रोश बढ़ जाएगा कि हम लोग को मार दिया जाएगा, हम लोग जिंदा नहीं लौट पाएंगे यहाँ से इंग्लैंड। तो इसका भय बहुत ज़्यादा तारी हो चुका था उनके ऊपर। और यहाँ की आर्मी, खुफिया रिपोर्ट उनको मिल गई थी कि यहाँ की आर्मी जो है वो विद्रोह कर सकती है, सिंपैथी रख रही है।
तो आर्मी के बल पर ही शासन होना है कहीं भी दुनिया में। नेताओं के बल पर नहीं होता है शासन, सदैव आर्मी के बल पर ही कहीं शासन होता है। और आर्मी ही जब आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आप शासन नहीं कर सकते। तो आर्मी तो कंट्रोल के बाहर हो गई थी। उनको लग रहा था कि अब ये बहुत लूज पुज ढांचा हो गया था। उनको लग रहा था कि हम लोग एक बहुत बड़े विद्रोह के बम पर बैठे हुए हैं जो कभी भी फट सकता है। तो वह भी एक प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत बड़ा प्रेशर था। और पग पग पर जब बाधाएं हैं, विद्रोह है, हर समय धरना है, प्रदर्शन है, तो कोई व्यक्ति तंग आ जाएगा ना, कोई भी शासन व्यवस्था तंग आ जाएगी। तो युद्ध भी हो रहा है, उतनी आय नहीं हो रही है, टैक्स उतने नहीं दिए जा पा रहे हैं, और सेना में, पुलिस में, हर जगह विद्रोह हो रहा है, यहाँ के लोग भी ये कर रहे हैं। तो गरम दल, नरम दल, जितने दल थे सब अपने अपने तरह से विरोध कर रहे थे। मीडिया अपने तरफ से विरोध कर रहे थे, बुद्धिजीवी विरोध कर रहे थे, हर तरफ से विरोध के स्वर उभर रहे थे। और ऐसे में शासन करना असंभव जैसा ही हो जाता है। लेकिन फिर भी एक जो चीज थी वह थी लालच। यदि बहुत आय होती तो इन सारे विद्रोहों को दबाने की कोई स्कीम लगाई जा सकती थी और लग सकता था। लेकिन ऐसी भी आय नहीं रह गई थी इतनी ज्यादा। और जब और हर चीज के ऊपर जो है, जो शासन व्यवस्था होती है वो मिलिट्री के ऊपर निर्भर होती है। और जब मिलिट्री भरोसे की नहीं रह गई तो शासन व्यवस्था चरमरानी ही है, उनको वहां छोड़ना ही था। तो यह एक बहुत बड़ा कारण बना। विश्व युद्ध के कारण पूरे जितने भी थे दुनिया में, उन लोगों ने एक नई स्कीम बना ली कि हम लोग जो है शासन करेंगे देशों पर, लेकिन अब बुद्धि से करेंगे। अब इस तरह से बल से नहीं किया जाएगा। और बुद्धि ये लगाई गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बनाया जाए और वहां पर जो नियम पास किया जाएगा उसको पूरी दुनिया में लागू करवाया जाएगा। तो जितने बलशाली लोग थे जिन्होंने उपनिवेश बनाया था, उन लोगों ने मिल करके ये बना लिया और अपना वहां प्रभुत्व वहां पर रख दिया। बहुत सारी संस्थाएं बनाई, जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी काउंसिल है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो बड़े बड़े प्रभावित देश थे वे अपना बना लिए, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। इन लोगों ने अपना वहां पर वीटो पावर रख लिया। और जितने भी संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की बनी, उन सब में अपना की पोजीशन जो है वे ये लोग अपना रख लिए। जो मुझे महत्वपूर्ण पद थे वे ये सब लोग अपना रख लिए हैं। और वहां हुआ कि भाई यहां से जो पास कराया जाएगा, जो यहाँ पास हो जाएगा वही सब जगह सब देश के लोग पास करेंगे, उनको कुछ समय दे दिया जाएगा। वही होता है आज भी। तो वहां से जो पास हो जाता है वो आपके सभी के देशों में पास करना अनिवार्य हो जाता है। यानी शासन एक तरह से वही लोग कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, जो कि आपको पता नहीं चलता। इस तरह से कर रहे हैं, पता नहीं चलता है, हो रहा है उन्हीं का शासन। जो वहां पास हो गया वही इधर पास हो रहा है। और वहां पर वह चीज पास होती है जो कि उनका एक कोटरी है, जिसमें कुछ चुनिंदे कुछ सदस्य हैं, कुछ गोल है, वे लोग आपस में पास कर लेते हैं पहले, और उसको फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में लाते हैं। और फिर वहां से पास होता है तो विश्व के सभी देश जो है उसको लागू करते हैं। धीरे धीरे सबके पार्लियामेंट को समय दिया जाता है कि आप लोग अपने यहाँ से इतना जल्दी पास कर लें। तो यह प्लानिंग उन लोगों ने पहले बना ली कि हम लोग इस तरीके से अब शासन करेंगे। तो ये बाहर से जो दिखता है कि इनको गुलाम बना लिया गया, इसको छोड़ दो, ताकि इनको लगे कि हम आजाद हैं, रहे गुलाम ही, लगे आजाद है। जैसे कि नौकर को नौकर कहने से खराब लगता है, तो लोगों ने क्या किया कि उनको मैनेजर कहना शुरू कर दिया इसको अच्छा भी लगे और रहे नौकर ही। तो वैसे ही हालत है कि अच्छा भी लगे कि आप आजाद हो गए और रहे गुलाम ही। तो ऐसी ही गुलामी विश्व के ऊपर अभी थोपी गई है। आजाद नहीं है, कोई भी देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं की जनता आजाद नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो बड़े बड़े प्रभावशाली देश हैं उन्हीं की गुंडागर्दी चल रही है, उन्हीं की मनमानी चल रही है। सामान्य देश उसको मानने के लिए बाध्य हैं। वे दबाव बना बना करके मनवाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए मनवाते हैं, किसी न किसी एन किन प्रकार उसको मनवा लेते हैं। कहीं सैंक्शन लगा करके मनवा देते हैं कि ये सैंक्शन कर देंगे अगर तुमने ये किया, तो डर से मान जाते हैं।
आप पढ़ते रहते होंगे समाचार पत्र, सैंक्शन की बात होती है, किसी को हथियार दिए, किसी को नहीं दिए, उसके दुश्मन को दे दिए, इस तरह से एन के एन प्रकार ये करते रहते हैं। और ये सारी योजना सब पहले बना दी गई थी, तब हुआ था कि इनको छोड़ दिया जाए और इस तरीके से इसको पकड़ लिया जाए। कॉमनवेल्थ बना करके छोड़ दिया गया था, यानी जो ब्रिटेन के जो भी उपनिवेश थे उन सबको कह दिया गया कि आप लोग कॉमनवेल्थ के तहत हैं। उसमें महारानी विक्टोरिया जो थी वही जो है हेड है, वहाँ की जो भी ब्रिटेन की महारानी, चाहे विक्टोरिया हो चाहे एलिजाबेथ हो या जो भी हो, वे सभी जो हैं वे ही हेड रहेंगे। तो उस कॉमनवेल्थ के, तो उसके तहत आपको ला दिया गया, आप उसको स्वीकार कर ली। आप कहते हैं हम नहीं रहते तेरे कॉमनवेल्थ में, चलो हटो, हम आज़ाद हैं, हम नहीं मानते तेरी बात, हम नहीं रहते तेरे संयुक्त राष्ट्र संघ में। जहां पर कि इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं हो तो वैसे संघ में कैसे रह सकता है कोई? जहां बराबरी नहीं हो, जहां किसी को वीटो पावर है, किसी को नहीं हो, तो जहां बराबरी नहीं है वहां पर वैसे संघ में रहना, वैसी संस्था का सदस्य बनना, यह गुलामी नहीं तो और क्या है? यह सब गुलामी ही है। तो आजादी की बात ये फर्जी बातें हैं, कोई ऐसी आजादी नहीं थी। अब बात आते हैं कि अंग्रेजों ने क्या कहा। अब जो महात्मा गांधी और सुभाष बोस के ऊपर चर्चा है, तो अंबेडकर ने भी कहा था बीबीसी के इंटरव्यू में कि ऐसा है कि महात्मा गांधी के कारण कुछ आज़ादी नहीं मिली है। गांधी का तो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गया था, 8-10 दिन के भीतर ही, 1 आध महीने में सबको सभाचट कर दिया गया था, बराबर कर दिया गया था, कोई नाम लेवा नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि बहुत निष्पक्ष व्यक्ति थे उस वक्त, जितने भी नेता थे उनमें सबसे निष्पक्ष व्यक्ति यदि कोई थे तो भीमराव अंबेडकर, और सबसे बुद्धिमान थे तो भीमराव अंबेडकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुभाष बोस ने जो INA बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी, वही मुख्य है। उसके कारण ही अंग्रेज समझने लगे कि अब जो है हमारी जो सेना है जिसके बल पर हम शासन कर रहे हैं उसमें विद्रोह हो जाएगा। उसके डर से उन लोगों ने छोड़ने की कोशिश की है, छोड़ा है। जो व्यक्ति उस वक्त प्रधानमंत्री था, क्लेमेंट एटली, जिसने कि वो सत्ता सौंपी थी। आज जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था, गांधी ने जो अनशन किया हुआ था, तो उस अनशन में तो विंस्टन चर्चिल ने कहा ना कि वह जो बुढ़ा है ना उसको मर जाने दो, उसके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके अनशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जो ज्यादा करता है उसको सब दबा दो। तो पूरी तरह से कुचल दिया गया था मूवमेंट को। और ये कांग्रेसियों को किसी को कोई दम नहीं था कि ये कुछ विरोध में कुछ कर देते। ये तो उनके इशारे पर ही कुछ भी धरना प्रदर्शन या कुछ करते थे, और जब भी विरोध में कुछ करने की कोशिश की, पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जाता था। और वह विरोध में भी को तब करना पड़ता था जबकि वहाँ जो गर्म दल वाले थे उनका जो प्रेशर पड़ता था, तो ये विरोध में कुछ कर देते थे अंग्रेजों के। अन्यथा अंग्रेजों के ही पिट्ठू थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, वह पार्टी थी। ये सदैव सत्ता के ही लालच में रहते थे। तो जो सत्ता के लालच में है वह व्यक्ति कैसे विरोध में कर सकता है? वह जिसके अंडर में है, तो उसका विरोध भी टोकन टाइप का होता था, नूरा कुश्ती होती थी, उसका कोई बहुत मायने मतलब नहीं होता था। सुभाष बोस के विषय में ही क्लेमेंट एटली ने कहा, जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे जब आए थे यहाँ भारत, कोलकाता में, उन्होंने बयान दिया था कि गांधी की भूमिका नगण्य है पावर ट्रांसफर में, सुभाष बोस के कारण ही हम लोग जो है जा रहे हैं छोड़ करके। तो उनका यह बयान तो स्पष्ट कर देता है, और अंबेडकर का बयान भी स्पष्ट कर दे रहा है। और एक और व्यक्ति था सर नॉर्मन स्मिथ करके, जिसमें कि पूरा जो डॉक्यूमेंट जो था वो पब्लिक किया था। तो उस डॉक्यूमेंट में उसने बताया था, नॉर्मन स्मिथ ने, कि INA एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और लोगों के मन में उसके प्रति बहुत संवेदना है।
और लोग विद्रोह कर सकते हैं, आर्मी विद्रोह कर सकती है। तो भारत की जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उसके भीतर बहुत ज़्यादा सहानुभूति की लहर उठ रही है INA के प्रति। इसलिए ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है पावर। तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटेन के, वो सब डॉक्यूमेंट सारे यही बतलाते हैं कि सुभाष बोस की जो भूमिका थी वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह नहीं कहा जा रहा है कि एकमात्र वो कारण वो थे, बहुत बड़ी भूमिका थी। गांधी जी की भी अपनी भूमिका रही है, यह नहीं कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका नहीं थी, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका होते हुए भी ये कहा जाएगा कि सार्वभौमिक रूप से सबके सहयोग से ही देश जो है अंग्रेजों की चंगुल से छूटा, जिसमें अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूमिका थी। इन लोगों की तो भूमिका थी ही। अगर आर्मी नहीं होती तो सुभाष बोस क्या कर लेते? आर्मी की भूमिका थी। जापान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो जापान की भूमिका को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? जापान ने ही इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने में बहुत मदद की, बहुत पैसे दिए, हथियार दिए, तो कैसे कह सकते हैं कि जापान की भूमिका नहीं थी? जर्मनी की भूमिका थी। तो भूमिका सभी की थी और सबके सहयोग से हुआ है। तो किसी को भी इसमें किसी की भूमिका को कम करना, नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं है। सबके सहयोग से ये घटना घटी है और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, लेकिन भारत की जनता को अभी आज़ादी लेनी है, मिली नहीं है। इसमें इतना ही।